आज के वीडियो की शुरुआत इस 3 नंबर सवाल से करते हैं। क्या लिखा हुआ है कि किस गुप्त शासक को कविराज, कवियों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और उसके आंसर निकालने हैं। इस प्रकार के सवाल होते हैं, ये आपके प्रीलिम एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर वाकई कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो उसमें से एक हड़प्पा है, एक मौर्य है और उसके अलावा एक गुप्त है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से सवाल गारंटेड होता है हर वर्ष के पूछे ही जाएंगे। तो आज हम लोग गुप्त काल के जो घटनाक्रम हैं उन सभी को रिवाइज करेंगे एक वीडियो में। 100 MCQ करीब में होंगे। शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और लास्ट के जो कुछ दिन बचे हुए हैं उसमें जो अभी तक आपने पढ़ा है उसका केवल रिवीजन करिए। नए चीज़ों को पढ़ने से बचना चाहिए, इससे आपका तैयार हो जाएगा। पहला सवाल है कि गुप्त काल में महासंधि विग्रहिक पद जो है यह किस अधिकारी से संबंधित था। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। न्याय और न्यायपालिका का मंत्री, युद्ध और शांति का मंत्री, प्रधान सेनापति, राजस्व मंत्री। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, युद्ध और शांति का मंत्री होता था या जिसको महासंधि विग्रहिक गुप्त साम्राज्य में कहा जाता था। ये जरूर याद रखिएगा, यह एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है, यह प्रीवियस ईयर में आपको मिल भी जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त काल के दौरान सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था जिसने आर्यभट्टीय की रचना की। तो ये आर्यभट्ट महोदय थे जिन्होंने आर्यभट्ट की रचना की थी। पटना के समीप में तरेगना नामक जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था और गुप्त काल के दौरान इन्होंने आर्यभट्टियम की रचना की थी। इसका आंसर बी हो जाएगा। एक और हैं ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए थे जिनका नाम था वाराह मिहिर। ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए सबसे प्रसिद्ध ज्योतिष माने जाते हैं, वो भी गुप्त काल के दौरान ही सक्रिय थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है वही जिससे हमने वीडियो शुरू किया था। किस गुप्त शासक को कविराज, कवियों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, कुमारगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड का आंसर हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त को कवियों के राजाओं के नाम से अर्थात कविराज के नाम से जाना जाता है। कला और संरक्षण में जो उसकी रुचि थी इसके कारण से उसको जाना जाता है। समुद्रगुप्त जो है इसको भारत के सबसे बड़े विजेता के तौर पर ही माना जाता है। इसने दक्षिण सभी राज्यों को लगभग में जीता था और उनको फिर मुक्त भी कर दिया, बस वहाँ से कर इकट्ठा करता था। समुद्रगुप्त के कई सारे प्रकार के हमें क्या मिलते, सिक्के भी मिलते, जिसमें एक सिक्के पर उसको बीना बजाते हुए भी दिखाया गया है। तो ये भी याद रख सकते, इसका आंसर बी हो जाएगा। कालिदास द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र, अर्थशास्त्र, मेघदूत, महाभाष्य। पंचतंत्र विष्णु शर्मा का है, अर्थशास्त्र चाणक्य का है, मेघदूत कालिदास ने लिखा है, मेघदूत रघुवंश महाकाव्यम इत्यादि बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी है। महाभाष्य जो है, ये महाभाष्य किसने लिखा है? तो ये पतंजलि महोदय ने महाभाष्य लिखा हुआ है। कालिदास गुप्त काल के एक महान कवि और नाटककार थे। मेघदूत उनके सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, लिखी गई कविताओं में से, मतलब ग्रंथ में से एक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। गुप्त काल में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? मेघदूत कविता नहीं है, मुख्य रूप से मेघदूत जो है यह क्या है? गीति काव्य उसको कहा जाता है, गाने योग्य काव्य कहा जाता है। तो वो कह सकते हैं इसको कविता, ठीक है, एक बार वो कविता भी कह सकते हैं, कोई कविता का भी गायन किया जा सकता है। तो गीति काव्य दरअसल में इसको कहा जाता है। उपन्यास भी नहीं है या क्या है? तो यक्ष है एक जो अपनी यक्षिणी से बिछुड़ गया है और उसी के संवेग में यह लिखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। गुप्त काल में शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था? तक्षशिला तो आपको मगध साम्राज्य के समय में दिखेगा, जब मगध था उस समय दिखता है। आचार्य चाणक्य यहीं के प्रोफेसर थे। उज्जैन भी नहीं है। नालंदा गुप्त काल का प्रमुख केंद्र था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। कुमारगुप्त ने यहाँ पर नालंदा महाविद्यालय का निर्माण करवाया था। इसका आंसर सी हो जाएगा। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो अपनी जंग प्रतिरोधी संरचना के लिए जाना जाता है, किस काल का है? अगर आप दिल्ली आएंगे तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार का परिसर है वहाँ पर एक लौह स्तंभ है जो गुप्त काल के दौरान वो लौह स्तंभ लगाया गया और आज भी खुले में ही है वो।
कोई ढक के नहीं रखा हुआ, वैसे ही एज इट इज़ वैसे ही है। और इतने सारे वर्षों से, लगभग 1500-1600 वर्षों से वह लौह स्तंभ एज इट इज़ वैसे ही खड़ा है। और वो जो स्तंभ है उसमें ना तो जंग है, कुछ भी नहीं, बस वो वैसा का वैसा ही है। तो यह किस काल का है? तो यह गुप्त काल के दौरान का ही है। धातु विज्ञान कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने स्थापित करवाया था। वहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का हमें लौह पर लिख भी प्राप्त होता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अमरकोश की रचना गुप्त काल में किसने की? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आर्यभट्ट हैं, अमर सिंह है, वाराह मिहिर, विष्णु शर्मा हैं। तो यह अमर सिंह के द्वारा लिखा गया एक शब्दकोश है जिसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के शब्दों का संग्रह किया गया है। अगला है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ये जो सवाल है ना, यह बीपीएससी प्रीलिम में पूछा जा चुका है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस स्थापत्य शैली का एक प्रसिद्ध उदाहरण है? दरअसल में अगर आपको अभी तक नहीं पता हो तो मैं आपको बताता हूँ। भारत में पहले मंदिर बने या पहले स्तूप बने, अगर आपसे पूछा जाए भारत पहले मंदिर बने या पहले स्तूप बने, अगर भारत पहले हिंदू धर्म था तो मंदिर क्यों नहीं बने? क्योंकि हिंदू धर्म में मंदिर का पहले प्राचीन जो हमारे धर्म था, मूल धर्म जो था, उसमें कोई स्थान नहीं होता था। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसलिए मंदिर भारत में बाद में बने हैं। पहले भारत में स्तूपों का निर्माण शुरू होता है। प्रथम मंदिर जो समूह हमें दिखते हैं वो हमें गुप्त काल के दिखते हैं। वहीं पर पहला स्तूप जो हमें दिखता है वो कब का दिखता है? तो वो सम्राट अशोक के समय में या उससे भी पहले जब भगवान बुद्ध की मृत्यु होती है उस समय के हमें स्तूप देखने को मिलते हैं भारत में। तो इसलिए मंदिर जो है वह भारत में नहीं देखने को मिलते हमें प्राचीन स्तर पर, लेकिन उसकी संरचनाएं हमें गुप्त काल के दौरान से मिलनी शुरू होती है। गुप्त काल में प्रथम पीढ़ी के मंदिर बनाए गए थे। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। पूछा जाए दशावतार मंदिर किस स्थापत्य शैली का एक प्रसिद्ध उदाहरण है? तो ये नागर शैली के प्राथमिक शैली का उदाहरण है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। गुप्त काल के दौरान पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा जी ने किया था। यह किंवदंती है, पशुओं से संबंधित, पशु पक्षी जंगल से संबंधित किंवदंती है जिसके आधार पर नैतिक शिक्षा दी जाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। बाणभट्ट तो हर्षचरित और कादम्बरी लिखते हैं, तो इसको भी याद रख सकते हैं आप लोग। और भवभूति महोदय जो हैं इन्होंने मालती माधव नामक नाटक लिखा है, तो ये भी याद रख सकते हैं। मालती माधव कहा जाता है। अगला है गुप्त काल में शल्य चिकित्सा का एक प्रमुख ग्रंथ सुश्रुत संहिता किसने लिखा है? तो यह सुश्रुत नहीं लिखा है, सुश्रुत नहीं लिखा है। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। गुप्त काल की शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो सबसे पहला चंद्रगुप्त द्वितीय था, जिसने जब शकों को पराजित किया तो उसके पश्चात से इसने किसकी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। ये याद रखिएगा, चंद्रगुप्त सेकेंड है, फर्स्ट नहीं है। ध्यानपूर्वक ऑप्शंस पढ़ करके आंसर लगाना है। अगला सवाल है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति लेख भी कहा जाता है, जो समुद्रगुप्त के विजयों का विस्तृत विवरण देता है, की रचना किसने की थी? कालिदास, हरिसेन। अगला है बाणभट्ट और विष्णु शर्मा। तो ये हरिसेन ने किया है। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, प्रशस्ति अभिलेख का तात्पर्य क्या होता है? किसी भी राजा के प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा में लिखा गया अभिलेख है वह, तो यह इलाहाबाद में है और यह हरिसेन के द्वारा लिखा गया समुद्रगुप्त के बारे में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। गुप्त काल में रुपया किस प्रकार की मुद्रा थी? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, कांसे का सिक्का। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। चांदी का सिक्का था रुपयक, चांदी का सिक्का था। इसका आंसर बी हो जाएगा। कौन सी गुफा वाराह सुअर की मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें विष्णु को पृथ्वी को बचाते हुए दिखाया गया है? दरअसल में आपने पढ़ा होगा भगवान विष्णु का वाराह अवतार, जिसमें अपने आगे के सुअर के जो आगे के सूंड होते हैं उस पर उसने पृथ्वी को डूबने से बचाया है। इसको चित्रित किया गया है। तो यह कौन सी गुफा है जिसमें इसको चित्रित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, अर्थात उदयगिरी के जो गुफाएं हैं उसमें इसको चित्रित किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरूर इसको याद रखिएगा। और यह चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें विशाल बाराह की मूर्ति का भी शामिल किया गया है। दरअसल में गुप्त साम्राज्य जो था ये वैष्णव धर्म को मानता था। वैष्णव धर्म को मानता था। वैष्णव धर्म अर्थात गरुड़, उनके चिन्ह जो भगवान विष्णु के या भगवान विष्णु से जुड़े हुए जो चीज प्रतीक चिन्ह हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसका इस साम्राज्य के दौरान बृहद स्तर पर उपयोग किया गया। इसलिए इतिहासकारों के द्वारा माना गया कि यह वैष्णव धर्म को मानने वाला साम्राज्य था, जिसको गुप्त साम्राज्य नाम दिया गया है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, गुप्त काल के किस शासक को भारतीय नेपोलियन भी कहा जाता है? तो ये विंसेंट ट्रायल स्मिथ ने कहा था। ये समुद्रगुप्त के लिए कहा जाता है क्योंकि समुद्रगुप्त ने भारत की विजय यात्रा की थी, जिसमें वो यहाँ से चला था, इस प्रकार से चलते चलते इस तरफ से चलते चलते आया था नीचे, पूर्वी घाट से जीतते जीतते नीचे तक आया था और लौटते समय पश्चिमी घाट से जीतते जीतते ऊपर की तरफ गया था और फिर अपने राजधानी पहुंचा था। इस अभियान को उसने 2 चरणों में कंप्लीट किया था, इसलिए उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि नहीं कहना चाहिए। अगला सवाल पर चलते हैं। अजंता की गुफाएं अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन चित्रों में कौन सा विषय प्रमुख रूप से नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो अजंता और एलोरा, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कभी भूलेंगे नहीं। अजंता और एलोरा, ये 2 गुफाएं जो है भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं। अब अजंता ओ है यहाँ पर, है ना? और क्या इसमें बुद्ध, हिंदुइज्म, जैनिज्म सभी की मूर्तियां हैं क्या? नहीं। अजंता अकेले, औ से अकेले बुद्ध, इस प्रकार से कर सकते हैं इसको याद। और एलोरा में सभी धर्मों का है, अर्थात एलोरा में बुद्धिज्म भी है, हिंदुइज्म भी है, जैनिज्म भी है। इन सभी से जुड़े हुए यहाँ पर कला संस्कृति पाए गए हैं, मुख्य रूप से मूर्तियाँ पाई गई हैं। लेकिन अजंता में केवल बुद्ध से जुड़े हुए मूर्तियाँ, जातक कथाओं से जुड़ी हुई मूर्तियाँ ही हैं। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, औ से अजंता है, औ से अकेले बुद्ध होंगे केवल। और इसको जरूर याद रखिएगा, हर दूसरे तीसरे साल यहाँ से सवाल रिपीट होते हैं। भारत का आर्ट एंड कल्चर का बहुत प्रसिद्ध यह हमारे पास धरोहर है। अजंता की गुफाएं जो अद्भुत हैं, महाराष्ट्र में है और ये देखने को मिलती हैं वहाँ पर महाराष्ट्र में हमें। देखिए इसमें क्या है, कौन सा विषय प्रमुख नहीं है? जातक कथाएँ हैं, बुद्ध के जीवन है, जातक कथाओं में आम लोगों के जीवन को भी दर्शाया गया है, राजा के दरबार का जीवन नहीं है यहाँ पर। हालांकि कुछ देशों में शाही जीवन को दर्शाया गया। अजंता के चित्रों का प्राथमिक ध्यान जातक कथाएं, बुद्ध के जीवन, बौद्ध विषयों पर ही है। इसीलिए यहाँ पर सी इसका सबसे सटीक आंसर जो होगा वो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर कि महादंडनायक का पद गुप्त प्रशासन में किससे संबंधित था? राजस्व से, न्याय से, विदेश मामलों से, सेना से? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात न्याय से जुड़ा हुआ था। प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार का हिस्सा थे? 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है। 18 का आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का हिस्सा थे वह। इसका आंसर सी हो जाएगा। गुप्त काल में किस धातु के सिक्के सबसे अधिक मात्रा में जारी किए गए? चांदी, सोना, तांबा और कांसा। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 19 का आंसर हो जाएगा बी, अर्थात सोना का सिक्के इस समय काफ़ी बड़े मात्रा में जारी किए गए। और इसको इसलिए याद रखिएगा क्योंकि यह गुप्त काल के समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जहाँ पर सोना ज़्यादा होगा तभी तो सोना के सिक्के जारी किए जाएंगे। आज के भारत में सोना का सिक्का जारी करे आरबीआई, एक बार जब आरबीआई से निकलेगा तो दोबारा वापस ही नहीं आएगा। तो मैं आपको ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसको क्या नाम कहा जाता था? इसको दीनार भी कहा जाता था, ये भी याद रख सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। इसको दीनार शब्द से इंगित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और यह गुप्त काल के हमारे प्राचीन इतिहास के समृद्धि का प्रतीक था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि भीतरी स्तंभ शिलालेख किस गुप्त शासक की हुनों पर विजय का विस्तृत विवरण देता है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? यह स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ शिलालेख जो है ये हुनों पर विजय के बारे में हमें बताता है, इसको जरूर याद रखिएगा। स्कंदगुप्त की सैन्य उपलब्धियों के बारे में इसमें बताया गया है। भीतरी स्तंभ शिलालेख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? मैंने एक बार आपको याद भी करवाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1/6। मैंने आपको याद भी करवाया था कि गुप्त काल के या कोई भी प्राचीन भारत के काल का अगर आपको याद करना हो कि भाई उसका उस समय क्या रहा होगा भू राजस्व, और अगर तुक्का मारने का नौबत आ जाए तो 1/6 मारिएगा, क्योंकि प्राचीन भारत में जितने भी राज्य साम्राज्य हुए हैं मैक्सिमम जगहों पर 1/6 ही हमें दिखने को मिलता है, भले ही राजपूत काल क्यों ना हो। हाँ, बाद में जाकर कहीं कहीं पर बदले जरूर हैं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर 1/6 ही था। फिर दिल्ली सल्तनत में आकर के ये थोड़े से बढ़ जाते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अगले सवाल पर चलते, अगला है देखिए क्या है
निम्न से कौन सा गुप्त काल के एक टेराकोटा पकी हुई मिट्टी मंदिर का उदाहरण है? दशावतार मंदिर, भीतरगांव मंदिर, सांची का स्तूप, अजंता की गुफाएं। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो दरअसल में सांची और अजंता तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मंदिर नहीं है भाई। दशावतार मंदिर, भीतरगांव मंदिर, 2 यहाँ पर बच गए। एक ललितगढ़ का भी मंदिर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22 का भीतरगांव का मंदिर है, जो एक ईंट अर्थात पकी हुई मिट्टी के ईंट से निर्मित किया गया है, और यह प्रारंभिक मंदिर है भारत में। इससे पहले भारत में मंदिर का हमें प्रमाण नहीं मिलता है कहीं पर भी। बिल्कुल सही, पूजा स्थल मिलते हैं, यज्ञ की वेदियां मिलती हैं, लेकिन मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है। मंदिर का क्या तात्पर्य होता है? मंदिर जाते हैं, मंदिर सब कुछ करते हैं, मंदिर का क्या तात्पर्य होता है? मंदिर का तात्पर्य होता है, ये प्राथमिक जो मंदिर की शैली है वो बना रहा हूँ मैं। छोटे से चबूतरे पर, बिल्कुल छोटा सा चबूतरे पर यह बनाया गया है, और सपाट छत्र वाला शुरुआत मंदिर बनाया गया। बाद में इसका छत जो है उठाया गया। मंदिर का तात्पर्य होता है कि हमारे जो आराध्य हैं, हमारे जो देवता हैं, अब वो हमारे घर के बगल में रह रहे हैं, उनका घर है यही होता है। उनको भी वस्त्र पहनाया जाता है, उनकी भी पूजा होती है, उनको भी स्नान करवाया जाता है, उनको भी श्रृंगार करवाया जाता है, और इसके साथ ही उनको भी वस्त्र पहना करके रात को पूजा अर्चना करके सुलाया भी जाता है। तात्पर्य, हमारे जो देवता हैं, हमारे जो आराध्य हैं, अब वो हमारे बगल में रहने लग गए। तो ये मंदिर का कॉन्सेप्ट होता है, और इसको याद रख सकते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। विशाख दत्तों द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? मुद्रा राक्षस में किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, गुप्त काल में 10 बंधु क्या था? एक प्रकार का कर था, एक सैनिक इकाई थी, एक साहित्य की शैली थी, सिंचाई पर लगाया जाने वाला शुल्क था। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा गुप्त काल का? इस 24 का आंसर हो जाएगा डी, सिंचाई पर लगाया जाने वाला कर था। एक चीज़ और बता देता हूँ, गुप्त काल के दौरान ही पंचायतन शैली हमें देखने को मिलता है मंदिर का। बता देता हूँ क्योंकि यह प्रीलिम एग्जाम यूपीएससी में पूछा गया। पंचायतन का क्या तात्पर्य होता है? बहुत आसान है समझना। एक मंदिर है, इसमें 4 कोनों पर 4 गौण देवता है और बीच में प्रमुख देवता हैं। इसको पंचायतन शैली कहा गया। मुख्य रूप से इसमें 5 देवता हैं, लेकिन एक मुख्य देवता है, बाकी 4 गौण देवता या उनसे छोटे स्तर का देवता है। अर्थात गुप्त काल के दौरान बड़े देवता और छोटे देवता का प्रायोरिटी भी डिसाइड किया गया। समझिएगा गूढ़ चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिएगा। तो ये गुप्त काल के दौरान बिल्ड हुए। जो भी आज आप हिंदू धर्म में देवी देवताओं के चित्र आकृतियाँ देखते हैं, गणपति का सूर्य दिखता हो, या भगवान कार्तिकेय का मयूर दिखता हो, या फिर भगवान शिव शंकर का कुछ दिखता हो, मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ। वो सब अंतिम बार जो डिसाइड किए गए वो गुप्त काल के दौरान ही किए गए। उसके पश्चात से वही की वही सभी मूर्तियां हैं। हाँ, उनको सुंदर बनाया गया, मेटल का बनाया गया, अब तो कैनवास पर बनता है, लेकिन वो सब वही हैं। उसी दौरान सारे चीज़ें डिसाइड हुई। उसी दौरान सभी हिंदू धर्म के ग्रंथों का भी अंतिम बार संकलन किया गया। उसी दौरान सारे छेपक भी ऐड किए गए। छेपक क्या होता है? तो मूल धर्म में, मूल ग्रंथ में आगे की चीज़ों को ऐड कर देना। जैसे रामायण में जो लवकुश कांड आप देखते हैं वो छेपक कहलाता है, वो बाद में जोड़ा गया है। उस कांड के दौरान आपको राम का कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा, उससे पहले के जो राम है वो बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो इसी को छेपक कहा जाता है। शब्दावली ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही महाभारत के साथ भी हुआ, सभी ग्रंथों के साथ में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायतन, छेपक, ये टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे आप। गुप्त काल में सार्थवाह कौन होते थे? धार्मिक नेता, प्रमुख व्यापारी, सैन्य कमांडर या किसान? सार्थवाह किन्हें कहा जाता था? तो दरअसल में यह प्रमुख व्यापारियों को कहा जाता था। इसका आंसर बी हो जाएगा। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया हुआ है? या पहला है कि उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था, वे अपनी पसंद के अनुसार विवाह नहीं कर सकती थीं, वे कला और साहित्य में सक्रिय रूप से भाग लेती थीं, उन्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा वे कला और साहित्य में सक्रिय रूप से भाग लेती थी, और उस समय का समाज बिल्कुल लिबरल था। वहाँ पर कोई पर्दा प्रथा
कोई वुमेन को लेकर के ज़बरदस्ती फोर्स मैरिज इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। इसका उत्तर सी हो जाएगा। उस दौरान की महिलाओं की स्थिति अच्छी मानी जाती, क्योंकि उस दौरान के हमें साहित्य इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे कालिदास का ही है, कई बार मैंने इसका उदाहरण भी दिया है। कालिदास जी लिखते हैं कि गुप्त काल के दौरान महिलाएं उपवन में, अर्थात किसी जंगल के छोटे से एरिया में, उपवन में, गुप्त काल के प्रशासन के बारे में कालिदास लिखते हैं कि महिलाएं अगर उपवन में मदिरा पी करके बेहोश रहती हैं तो उनके वस्त्र को भी कोई छूने का हिम्मत नहीं करता है। अर्थात ये उस समय नॉर्मल हुआ करता था और उनको कोई छूने का हिम्मत नहीं करता था। तो ये दिखाता है उसमें प्रशासन और समाज दोनों को चित्रित करता है। अगर समाज रूढ़िवादी होता तो फिर कालिदास यहाँ पर कुछ और कह सकते थे, लेकिन उन्होंने महिलाओं को लेकर के चित्रित इसीलिए किया क्योंकि समाज में यह स्वीकार्य था। इसका आंसर सी हो जाएगा। एरन शिलालेख का संबंध किस गुप्त शासक से है जिसमें सती प्रथा का पहला ज्ञात उदाहरण हमें मिलता है? अब यहाँ पर क्या क्या सवाल हो गया? एरन शिलालेख, सती प्रथा, पहला प्रमाण हमें यहीं पर मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका आंसर हो जाएगा भानुगुप्त। भानुगुप्त के काल का हमें मिलता है। 510 ईस्वी में सती प्रथा का पहला ज्ञात प्रमाण हमें देता है। यह बाद में हर्षवर्धन की, जो हर्षवर्धन साम्राज्य पढ़ते हैं आप, तो हर्षवर्धन की सिस्टर जो है वो भी सती होने जा रही होती थी, जिसको वो रोकता है। और बहुत अद्भुत कहानी है वो हर्षवर्धन का, पुलकेशिन द्वितीय का और उसी समय के पल्लव शासकों का कहानी। ये जो ट्रायोलॉजी है इन तीनों का बहुत अद्भुत है, किसी दिन बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल इसको याद रखिएगा, एरन शिलालेख, और यह किसका है? भानुगुप्त का है। 510 ईसा पूर्व में सती प्रथा का पहला ज्ञात प्रमाण हमें देता है। गुप्त काल के दौरान गणित में दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? तो आर्यभट्ट महोदय ने किया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। गुप्त काल के किस शासक ने महेंद्रदित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुमारगुप्त प्रथम ने धारण किया था। अश्वमेध महेंद्र जैसी उपाधि धारण की थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? शिव को, विष्णु को, ब्रह्मा को, सूर्य को, किसको समर्पित है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा बी, भगवान विष्णु को समर्पित है। दशावतार तो इन्हीं का है, 10 अवतार इन्हीं का है, तो इन्हीं से समर्पित होगा। यह पूछा गया है बीपीएससी प्रीलिम एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिएगा, फिर से रिपीट हो सकता है यह। गुप्त काल के किस शासक ने हुनों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका था? तो स्कंदगुप्त को श्रेय जाता है। स्कंदगुप्त को इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते। गुप्त काल में ऊपरीक का पद किस अधिकारी से संबंधित था? प्रांतीय शासक, गांव का मुखिया, राजस्व अधिकारी, न्यायिक अधिकारी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इमेजिन कीजिए कि 13 तारीख को आपके सामने यह सवाल हो, एग्जाम में बैठे हो, बिल्कुल बैठने की जगह अगर परीक्षा में सही मिले तो। इस बार का कंडीशन अच्छा नहीं है, बहुत बार की कंडीशन बनी हुई है। पता नहीं कैसे एग्ज़ाम लेगा बीपीएससी, जैसे भी लेगा उसका टेंशन है, बस अच्छे से हो जाए और आप लोग भी सही से दे दें। देखिए यहाँ पर सवाल क्या, और आपके समक्ष ये सवाल आ जाए, क्या इसका आंसर लगाएंगे? प्रांतीय शासक, गांव का मुखिया, राजस्व अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, क्या इसका आंसर हो जाएगा ऊपरीक? तो ऊपरीक गुप्त प्रशासन में प्रांत के शासक को गवर्नर को कहा जाता था। प्रोविंशियल जो रूलर होते थे, गवर्नर जो होते थे, उनको कहा जाता था। गुप्त काल में नवरत्न, 9 रत्न किस शासक के दरबार से संबंधित है? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। कालिदास, अमर सिंह, धनवंतरी, बहुत बड़े बड़े विद्वान उस समय में रहते थे। कालिदास जो है ना, महाकवि कालिदास, इनके जन्म को लेकर के बड़ा विवाद है। जैसे बिहार में मधुबनी जो है, मधुबनी के समीप में ही एक बहुत प्रसिद्ध सती स्थल है, जो है आपका कौन सा? तो उच्चैठ भगवती स्थान, बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। और वहाँ पर माना जाता है कालिदास का जन्म वहाँ पर हुआ था। जबकि एनसीईआरटी में कई सारी जगहों पर आप लिखा दिखेंगे कि मध्य प्रदेश के विदिशा के समीप में हुआ था। कई सारे उत्तर प्रदेश से मानते हैं और मधुबनी के लोग वहाँ पर मानते हैं। तो इनके जन्म को लेकर बड़ा विवाद है ना? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। सूर्य सिद्धांत नामक खगोल विज्ञान ग्रंथ की रचना किसने की है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर, भास्कर। तो ये 4 हैं और चारों अपने अपने समय के गणितज्ञ रहे हैं। वाराहमिहिर को ज्योतिष को देखकर ये मत सोचिएगा कि गणित के ज्ञान नॉलेज, गणित ज्योतिष मतलब नॉलेज गणित का होना चाहिए, उसमें गणना होता है, गणितज्ञ नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है उसमें।
इसका आंसर हो जाएगा ए। आर्यभट्ट ने लिखा है सूर्य सिद्धांत, जिसमें खगोलीय ग्रंथ है जो गुप्त काल के दौरान भारतीय खगोल विज्ञान के ज्ञान को दर्शाता है। अगला सवाल, गुप्त काल में निर्मित सबसे पुरानी ईंट का मंदिर कहाँ पर है? ईंटों से मंदिर बनाए गए हैं सांची में, भीतरगांव में, सारनाथ में, उदयगिरी में। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, भीतरगांव में हमें देखने को मिलता है। इसका आंसर बी हो जाए। कहाँ पर है भाई भीतरगांव? ये तो उत्तर प्रदेश में कानपुर के समीप में है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। गुप्त काल किस शासक ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम। 4 यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त के बारे में हमें यह प्रमाण मिलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था और अश्वमेघ यज्ञ करते हुए उसका एक सिक्का भी हमें प्राप्त होता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। गुप्त काल में दंडपासी का पद किससे संबंधित था? 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, निकालिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्व संग्रह हमारा है क्या? पुलिस और कानून व्यवस्था, न्यायिक प्रशासन, सैन्य प्रशासन। दंडपासिक है तो दंड लगा हुआ है तो कर से जुड़ा हुआ होने की गुंजाइश थोड़ी सी कम लग रही है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, पुलिस और कानून व्यवस्था। इसका आंसर बी हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव किस गुप्त शासक के शासनकाल में मनाया जाता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में मनाया गया था बड़े उत्साह के साथ। एक चीज और है, कुमार मात्य। कुमार मात्य ये आपको पद बहुत ज़्यादा दिखेगा गुप्त काल के दौरान। तो ये क्या है? तो ये IAS, वर्तमान का जो IAS है यही पद है यह। कुमार मात्य जो है यह लोअर लेवल का भी होगा, जैसे SDM भी एक IAS अफसर हो सकता है जो नए नए बनते हैं, और कलेक्टर भी होता है और सचिव भी होता है। तो कुमार मात्य का पद जो है ये अधिकारी गणों का पद होता था, जो अधिकारी होते थे उनका पद होता था। तो ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्त काल के दौरान भारत में दशावतार की अवधारणा किस धर्म से संबंधित हुई? तो उसी दौरान वैष्णव धर्म से संबंधित हुई। दरअसल में दशावतार है क्या, पता नहीं आपको समझ आया होगा कि नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। पहला कौन सा है भाई? मत्स्य है। दूसरा कौन सा है? तो सूकर है। इसी प्रकार से बहुत सारे अवतार हैं, उतने मुझे भी याद नहीं है सीक्वेंस में। तो उसमें राम हैं, कृष्ण हैं, बहुत सारे हैं। साहित्य अवतार में वेद व्यास का नाम आता है। महात्मा बुद्ध को भी अंत में जोड़ दिया गया। तो दरअसल में एक कोई समुदाय रहा होगा जो मछली की पूजा करता होगा, एक कोई होगा जो सूकर की करता होगा, एक कोई होगा जो भगवान राम की पूजा करता होगा, एक होगा जो कृष्ण की पूजा करता होगा, एक होगा जो भगवान बुद्ध की पूजा करता होगा। तो अगर सब अलग अलग पूजते रहते तो ये क्या होता? डिवीज़न होता। इन सभी को बोल दिया कि ये सब एक ही हैं, भगवान विष्णु के सब अवतार हैं। तो अब सबका क्या हो गया भाई? सबका एक ही देवता हो गया। तो इसलिए दशावतार का कॉन्सेप्ट है लोगों को जोड़ने का। दूसरा इसमें यह भी बताया जाता है कि इवोल्यूशन का यह तरीका है कि किस प्रकार से ह्यूमन जो हैं वो मानव का जन्म, जो पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ जो जल से हुआ था, तो प्रथम अवतार को मत्स्य इसीलिए दिखाया गया है। फिर दूसरे में कच्छप आते हैं, कछुए का अवतार आता है, इस प्रकार से दिखाया गया। फिर उसके बाद ऐसे जीव बने जो जल में भी रह सकते थे और पृथ्वी पर भी रह सकते थे। तो ये कॉन्सेप्ट है, कई सारे लोग अलग अलग चीज़ों से जोड़ते हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। ये दरअसल में गुप्त पीरियड के दौरान प्रचलित हुआ था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। किस गुप्त शासक के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। उसने यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है काफ़ी बृहद स्तर पर। गुप्त काल किस बंदरगाह का उपयोग पश्चिमी व्यापार के लिए किया जाता था? तो यह कौन सा है? तो यह भरूच का बंदरगाह है गुजरात में, जिसका उपयोग किया जाता है पश्चिम से व्यापार करने के लिए। गुप्त काल में भंडारी का पद किससे संबंधित था? भंडारी का पद पूछा जा रहा है। तो शाही खजाने का प्रभारी होता था जिसको भंडारी कहा जाता था। इसका आंसर ए हो जाएगा। मृच्छकटिक मिट्टी गारी नामक नाटक किसने लिखा है? कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त और भास। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यह किसकी रचना है? तो यह शूद्रक की रचना है। इसका गुप्त काल के प्रसिद्ध नाटककार थे शूद्रक, जिन्होंने इसको रचित किया था। गुप्त काल किस शासक ने साकरी की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद साकरी की उपाधि धारण की थी। इसको याद रखिएगा, ये अलग से प्रकार का सवाल हो गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। गुप्त काल की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध प्रतिमा कहाँ पर मिली है हमें? तो हमें सारनाथ से मिली है। सारनाथ मिली धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा गुप्त काल का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। गुप्त काल में कुलिक कौन थे? कुलिक कौन होते थे? तो यह मुख्य रूप से प्रमुख शिल्पकार और व्यापारी होते थे जिनको कुलिप कहा जाता था, कुलिक कहा जाता था। इसका आंसर बी हो जाएगा।
किस गुप्त शासक के सिक्कों पर गरुड़ को राज्य के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है? गरुड़ यह भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। अभी मैंने आपको बताया कि भगवान विष्णु के पूजक थे ये सारे। तो चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है। इसका आंसर डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय है। अगला सवाल, गुप्त काल में चोर दरोह क्या था? एक प्रकार का कर था, पुलिस द्वारा लिया जाने वाला शुल्क था, एक गांव की सीमा थी, शाही भूमि थी। क्या होता था चोर दरोह? क्या होता था? तो इसका पुलिस द्वारा लिया जाने वाला शुल्क होता था। चोरी से सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा लिया जाने वाला शुल्क को चोर दरोह शब्द कहा जाता था गुप्त पीरियड के दौरान। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक किसने लिखा है? कालिदास ने, विशाखदत्त ने, शूद्रक ने, भास ने। तो यह विशाखदत्त का कृति है जिसमें गुप्त वंश के इतिहास के बारे में पता चलता है, जिसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में संघर्ष के बारे में पता चलता है। बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है रामगुप्त की हत्या करके शासक बन जाता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। रामगुप्त सही कैरेक्टर का इंसान नहीं माना जाता था, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसी के बारे में पूरा कहानी लिखा गया इसमें देवी चंद्रगुप्तम नाटक में। गुप्त काल में श्रेणी शब्द का क्या अर्थ था? सेना, गांव, शिल्पकार और व्यापारियों का गिल्ड, न्यायालय। तो शिल्पकार और व्यापारियों के गिल्ड जो होते थे उनको कहा जाता था श्रेणी उनको कहा जाता था। गुप्त काल के इस मंदिर भगवान शिव की एक मुखी शिवलिंग की प्रतिमा देखी गई है? देवगढ़, भीतरगांव, नचना कुथारा, उदयगिरी। तो यह नचना कुथारा का जो मंदिर है यहाँ पर एक मुखी शिवलिंग हमें देखने को मिलता है जो गुप्त काल का है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका आंसर सी हो जाएगा। गुप्त काल में सर्वाध्यक्ष का पद किससे संबंधित था? शाही संपत्ति का प्रभारी होता था, सैन्य अधिकारी होता था, धार्मिक मामलों का मंत्री होता था या प्रमुख न्यायाधीश। तो सर्वाध्यक्ष जो है ये शाही संपत्ति और भूमि का प्रभारी का काम करता था। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, काव्य मीमांसा नामक साहित्य कृति की रचना किसने की? राजशेखर, वात्सायन, भरत मुनि, दंडी। यहाँ पर 4 हैं। राजशेखर बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं, इन्होंने बहुत सारे बाल रामायण जैसी कृति भी लिखी है। तो काव्य मीमांसा की रचना किसने की है? तो इन्होंने ही किया है, राजशेखर महोदय ने ही किया है, जो गुप्त काल के बाद के समय से संबंधित एक महत्वपूर्ण साहित्यिक ग्रंथ माना जाता है। काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, गुप्त काल के किस शासक ने सिंह विक्रमा की उपाधि धारण की? समुद्रगुप्त ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, स्कंदगुप्त ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने यह उपाधि धारण की थी। गुप्त काल के किस शासक ने अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त प्रथम ने और स्कंदगुप्त ने। तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने इस उपाधि को धारण किया था। अश्वमेघ पराक्रम अर्थात अश्वमेघ को करने वाला पराक्रमी, अश्वमेघ यज्ञ को करने वाला पराक्रमी। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है? किस भाषा में लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति? पाली, प्राकृत, संस्कृत, तमिल। तमिल को तो आप सबसे पहले हटाएंगे। पाली, प्राकृत, संस्कृत, यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, आप इसी में कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? और आज का आखिरी सवाल इसी को रखते हैं, इसके आगे के सारे सवाल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, संस्कृत में लिखा गया जिसे हरिसेन ने लिखा है। शानदार MCQ थे, बात 56 के 56। MCQ कितने किए ये ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, उनमें कितना कुछ आपने सीखा ये ज़्यादा मायने रखता है गुरु। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में इसके बाकी के MCQ और आगे के रिवीजन में करवाऊंगा। हर्षवर्धन तक का मैं करवाऊंगा, क्योंकि हर्षवर्धन और थानेश्वर तक के ढेरों सवाल पूछे गए हैं BPSC प्रीलिम में। हर दूसरे तीसरे सवाल रिपीट होता है, तो इसको ज़रूर करेंगे हम लोग। उसके बाद से मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल मैं सोच रहा हूँ कि करवाऊँ आपको। देखिए कहाँ तक मैं करवा पाता हूँ। धन्यवाद आप सभी।